हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, ये क्या है, डाई हाइड्रोजन। जब डाई हाइड्रोजन किसी भी, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड फॉर्म करता है। मैं क्योंकि लैंग्वेज में ये सब पॉइंट्स बड़े हो जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा रिएक्शन के फॉर्म में समझाना चाहता हूं कि जब डाई हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है बेटा, क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, दोनों एक ही है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ये जो हाइड्राइड फॉर्म होंगे इनके बॉन्ड में, इनकी जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या होगा, ज्यादातर कोवलेंट नेचर होगा। ठीक है, these hydrides generally have high covalent character, high कोवलेंट करेक्टर। सर इसका मतलब क्या आयनिक भी थोड़ा बहुत होता है? हाँ, आयनिक होता है बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर मेनली 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है किन्हीं के बीच, या तो वो बॉन्डिंग आयनिक होगी या वो बॉन्डिंग कोवलेंट होगी। फिर उनके और भी बहुत सारे पार्ट हैं, वो अलग चीज है, लेकिन कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग है। अभी तक कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिला है जो 100% आयनिक हो और जो 100% कोवलेंट हो। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि ऐसा हो सकता है कि 99% आयनिक हो लेकिन 1% तो कोवलेंट करेक्टर होगा। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड हो सकता है 99% कोवलेंट हो लेकिन 1% तो आयनिक होगा। कोई भी 100% ना तो आयनिक होता है, कोई ना 100% कोवलेंट होता है। इसलिए मैंने यहां लिखा है दीज हाइड्राइड्स जनरली, यहां पे जनरली हैव हाई कोवलेंट करेक्टर बट सम ऑफ देम, है ना। जैसे अच्छा इनके एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल CH4 हो गया, NH3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बट सम ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर आयोनिक एज वेल, कुछ आयोनिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल HF, इसके बीच में क्या बॉन्डिंग होगी, ज्यादातर आयनिक करेक्टर एग्जिस्ट करेगा, H पॉजिटिव F नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आता मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की कैटेगरी में ही है। ठीक है, अब हम इसके टाइप डिस्कस करते हैं। ये जो हाइड्राइड है, ठीक है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इनके क्या है, जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो वहां से और 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। वो किस बेस पे होंगे, देखो हम जब किसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो कुछ एलिमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी। तो अगर पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है जो हाइड्राइड फॉर्म करने जा रहा है, अगर उसको अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पड़ जाती है और हाइड्रोजन की उतनी है, तो ऐसे हाइड्राइड मतलब ऐसे कोवलेंट हाइड्राइड को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे कोवलेंट हाइड्राइड को हम क्लासिफाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में। अगर दोनों की बराबर अवेलेबल हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आराम से बन जाए, पी ब्लॉक के पास भी सफिशिएंट है, तो बोल देंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट पे ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लोन पेयर की फॉर्म में, जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, तो हम उन्हें बोल देंगे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो आप पॉइंट लिख लो यहां पे कि, ठीक है, ये पॉइंट लिखो बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर आर। 3 तरीके का क्लासिफिकेशन करोगे आप, अभी हम एक एक करके सबको समझाएंगे। इसमें भी पहला ए क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मैं शॉर्ट में MH लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद बी लिखोगे आप,
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। प्रिसाइज मतलब जितना चाहिए उतना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। और सी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर हम एक एक करके इन तीनों को भी डिस्कस कर देते हैं। सो बेटा हमने यहाँ पे अभी आपको जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बताए थे उसमें 3 तरीके के बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। इनको मैं ना थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड सिंपल एकदम लैंग्वेज में आपके लिए लिखा हुआ है हमने, इसलिए दे हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग इट्स कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर। ये लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है ये बात हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। आप जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, और बॉन्डिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही होती है। याद करो, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए थे, फॉस्फेट आयन, अमोनिया का, कितने सारे स्ट्रक्चर बनवाए, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखिए, आपको लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर अलग से 1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी जिसमें बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे बनाना है, और बहुत सारे आपको बना के दिखाए, ठीक है। तो वहां से आप देखोगे कि हम जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हाइड्राइड्स, ऐसे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की जितनी जरूरत है उससे कम हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल B2H6 है, डाइबोरेन है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक BH3 ये रहा बेटा, 2 BH3 आपस में एक्चुअली में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। 2 BH3 हैं, ये देखो, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। एक्चुअली में होता ये है कि ये जो बोरोन है इसने सेक्सटेंट बनाया हुआ है, देखो इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब इसकी एक p ऑर्बिटल अब भी खाली है। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इसका तो sp2 आएगा, तो एक p ऑर्बिटल इसकी अभी भी खाली है, इसकी भी खाली है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स दूं तो ये आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। पहली बात, इसका मतलब क्या सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इसीलिए उन्हें लुईस एसिड्स भी बोला जाता है। सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? लुईस भाई साहब ने बोला है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उन्हें लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अपनी क्योंकि यहाँ पे सेक्सटेट बनाई हुई है, इतने स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपस में ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाती हैं, और ये क्या करता है बेटा, ये यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, और डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने लगता है, B2H6। तो जो B2H6 है वो किसका एग्जांपल हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का। तो सर केवल बोरॉन ही तो ऐसा नहीं है जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 13 के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में p ऑर्बिटल खाली रहती है अपने अपने हाइड्राइड्स में। तो क्या वो सारे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बना सकते हैं? यस। इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स बनाएंगे वो एक तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होंगे, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म सेम टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स खत्म हुआ। यहाँ पे याद रखोगे आप, ये लुईस एसिड्स होते हैं और ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मेटालिक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स पे। प्रिसाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए उतने उस हाइड्राइड्स के अंदर उन हाइड्राइड्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे। दे हैव रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है बेटा, ये क्या है? दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट देयर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म सच कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, जैसे CH4 है, CH4 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कार्बन यहां होता है, कुछ इस तरीके से 3D फिगर होता था। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आराम से ज्योमेट्री को बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए परफेक्ट ज्योमेट्री बनती है। तो ऐसे हाइड्राइड्स जहां पे सफिशियंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे CH4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा विशेष बात,
जो भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाएंगे, लेकिन उसमें कौन से मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाएंगे। से थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, यानी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली मतलब चाल्कोजेंस एंड फ्लोरीन फैमिली दैट इज हेलोजेंस, ठीक है, वो सब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा मैं फिगर से समझाऊंगा, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला का काम नहीं है इसलिए मैं बेटा ये मिटा रहा हूं। देखो पहले कुछ पॉइंट समझ लो। दे हैव एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज रिक्वायर्ड बाय कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर्स। ज्यादा नंबर ऑफ वहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो अमोनिया का ना, NH3, यही तो होता है। अब एक्सेस, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, ये लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये सब यहां लिखा हुआ है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 फॉर्म सच कंपाउंड्स। NH3 हैज 1 लोन पेयर, ये रहा, ठीक है। H2O हैज 2 लोन पेयर, ये H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, ये होता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स ही तो है। देन HF का बनाओगे तो ये H बनाओ, यहां पे F आ गया, एक बॉन्ड कर लिए, ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां पे। जितने बॉन्डिंग के लिए चाहिए वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है जो लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर बना देंगे। दूसरी बात, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स इसके बनाएंगे, ग्रुप नंबर 16 के, ग्रुप नंबर 17 के। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मतलब ये किसी को ये एक्स्ट्रा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर एक्स्ट्रा लोन पेयर किसी को डोनेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। दे आर लुईस बेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन हाइड्राइड्स रिजल्ट इन दी, यहां पे रिजल्ट है, ये थोड़ा सा, रिजल्ट इन दी H बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, कब होती है, इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक भी हमने कराया है लास्ट में, 16-17 मिनट की वीडियो है, उसमें देख सकते हो आप, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता था? एक एलिमेंट होना चाहिए जिसपे हाइड्रोजन अटैच हो। इस एलिमेंट की कंडीशन क्या है? ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब काई शुड बी वेरी हाई काई शुड बी वेरी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होगा? पोलराइज हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगेगी। तो इसके बाजू में अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और जिसकी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो वो क्या कर सकता है? इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है थोड़ी देर के लिए। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है परमानेंट दे ही देगा, लेकिन कुछ ना कुछ देर के लिए स्टेबलाइज कर देगा। ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनती है H बॉन्डिंग। N नहीं, इसे B बनाओ, क्या बनती है बेटा? H बॉन्डिंग, ठीक है। तो अभी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स वाले, 16th वाले और 17th वाले, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो मैं अमोनिया के एग्जांपल से आपको H बॉन्डिंग समझाता हूं, ठीक है। कैसे? देखो ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है बेटा, इसके साइड में दूसरा बना देता हूं मैं, ठीक है, ये रहा, मान लो, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे, ये क्यों बना रहा हूं मैं? मान लो आपके पास बीकर में अमोनिया गैस है, गैस को हम लिक्विड बना के रखते हैं अपने यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए या लेबोरेटरी यूज के लिए। तो लिक्विड है आपके पास अमोनिया का बीकर के अंदर, तो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वहां पे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। कैसे होती है?
ये एक एलिमेंट है जिसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाँ, तो ये क्या कर रहेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। और एक ऐसा एलिमेंट भी प्रेजेंट है दूसरे कंपाउंड, दूसरे मॉलिक्यूल का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और लोन पेयर भी है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ इन इलेक्ट्रॉन को इसको देने लगेगा, तो यहां पे H बॉन्डिंग होने लगेगी। तो इस तरीके की H बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट होती है किन के बीच, किन में, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आया मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का। अब हम क्या करते हैं, कुछ इनकी बेटा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेटा कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं कि इनकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो है जनरली सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वोलेटाइल होते हैं नेचर में, वोलेटाइल मतलब जल्दी से उड़ जाते हैं, ठीक है। अगर तुम इन्हें खुला रख दोगे, अगर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में और तुम इन्हें खुला रख दोगे तो ये एस्केप कर जाएंगे। क्यों एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे हट के बता रहा हूं, आप ये बात याद रखोगे, वैसे तो जनरली मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है बीच में, ठीक है, दो हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट के बीच में। अब ये किस पे लागू होता है, ये लागू होता है जो इसके दो क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पे, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले पे, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला था, ठीक है, ER मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो थे, ER मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स अभी जो थे थर्ड वाला, ठीक है, वहां क्या है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आता है, आपने देखा होगा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। और दूसरी बात, आयनिक कैरेक्टर भी आ जाता है, जैसे HF में आ गया, कुछ में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। तो आयनिक कैरेक्टर क्या है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है बीच में, तो वहां पे क्या है, वो बॉन्ड, अब ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, अब स्ट्रांग होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इनको अगर मेरे को मतलब तोड़ना है आपस में, और हम हीट करते हैं, जब हम किसी को एवेपोरेट करते हैं, दोनों को तोड़ते हैं, तभी तो उनकी अलग अलग वेपर निकलती हैं, ठीक है। तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसमें तो समझ में आता है। लेकिन जैसे एग्जांपल हुआ NH3, H2O, ये सब के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी जो बॉन्डिंग है वो ड्यू टू H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जो काफी स्ट्रॉन्ग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा, पहला वाला। और इलेक्ट्रॉन रिच के लिए आप क्या लिखोगे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड लेस वोलेटाइल इन नेचर। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे आपके मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। अब हम मेटल हाइड्राइड्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। नेक्स्ट है बेटा, फटाफट टॉपिक डालो, मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है। मेटेलिक हाइड्राइड्स को और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को ये नॉन स्टोइचियोमेट्री फॉलो होती है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री बैलेंस नहीं होती है, इसलिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। याद रखोगे, मेटेलिक हाइड्राइड्स आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्या आपके समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप क्लास में पूछ सकते हो, आप वीडियोस पे कमेंट करके पूछ सकते हो, जैसे भी आप ईमेल करके पूछ सकते हो, लेकिन पूछ सकते हो। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ठीक है। ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। लिख लो, दीज हाइड्राइड्स फॉर्म बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक चीज याद रखोगे, ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9, ठीक है,
मेटल्स ऐसे लिखो, पॉइंट लिखना है तो ऐसे लिखो, मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। अब देखो ये दिमाग में चलना चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड्स बनते जा रहे हैं, 7वां 8वां और 9वां ग्रुप, मतलब कौन सा, मैंगनीज वाला, मैं बता रहा हूं आपको, ये कौन सा, मैंगनीज वाला, ये आयरन वाला ग्रुप और ये कोबाल्ट वाला ग्रुप। ये जो ग्रुप होते हैं पूरे, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, मेटेलिक हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करेंगे, हाइड्राइड ही फॉर्म नहीं करते। अब इनके नीचे क्या क्या होते हैं याद करो, यहाँ पे TC होता है, RE होता है, रेनियम, ठीक है। नीचे वाला अभी हम स्टडी नहीं करते 12th लेवल तक, इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये रुदेनियम होता है, ऑस्मियम होता है और रोडियम होता है और इरिडियम होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्राइड फॉर्म ही नहीं करते हैं, आप याद रखोगे ये बात, ठीक है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में इतनी जोन को हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड गैप। इसके बाद फिर से हाइड्राइड्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, समझ में आ रही है बात। एंड एक स्पेशल बात और, एंड इन ग्रुप नंबर 7, सॉरी, इन ग्रुप नंबर 6 ओनली क्रोमियम Cr फॉर्म CrH, मतलब केवल क्रोमियम वाले ग्रुप में भी क्रोमियम ही हाइड्राइड फॉर्म करता है, क्रोमियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CrH। बात समझ में आ रही है, और कोई नहीं करता है। आप स्पेशल याद रखोगे ऐसे पॉइंट्स को जहां वो बना नहीं रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आता है, और ये वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ऐसा मत समझो कि सर ये बना क्यों नहीं रहे हैं, ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप डिटेल में स्टडी करोगे। ईच एंड एवरीथिंग हैज अ रीजन होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन केमिस्ट्री हैव इट्स ओन आंसर। आप ये नहीं समझोगे कि कोई एक्सेप्शन आ गया तो वैसे ही रख दिया, किसी को रीजन नहीं पता है, नहीं, हर एक एक्सेप्शन का रीजन होता है, लेकिन लेवल बाय लेवल आपको वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका लेवल हाई होता है स्टडी में, 12th के बाद ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है, कि क्यों वहां पे 7, 8, 9 के हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, क्रोमियम ही क्यों फॉर्म कर रहा है, CrH ही फॉर्म क्यों कर रहा है, ये एक पॉइंट याद रखोगे। इसके बाद दे आर ऑलवेज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अब ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है तो इससे क्या असर पड़ेगा, बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, क्या होते हैं, इनके पास हाइड्रोजन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितना दूसरा वाला होता है, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल स्टैंडर्ड आप याद रखोगे, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे बेटा, लैंथेनम हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन कंपोजिशन 2.87 है, यहाँ पे 2.55 है, यहाँ 1.5 to 1.8 हो सकती है, और जिरकोनियम वाले में 1.3 to 1.75 हो सकती है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टोइचियोमेट्रिक एग्जैक्ट बैलेंस नहीं होती, ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल्स इसीलिए यहाँ पे कुछ मैंने 3-4 लिख के दिखा दिए हैं। तो सर हमें कुछ जनरल एग्जाम्पल भी तो दिखाओ जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं, तो मैं जनरल एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख रहा हूँ जहाँ वो हाइड्राइड्स इसके अलावा फॉर्म होते हैं, जैसे यहां लिख रहा हूं, ठीक है, जनरली मेटल हाइड्राइड्स के एग्जांपल, ये देखो यहां पे लिख दे रहा हूं एस। ये कुछ हाइड्राइड्स के एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं बेटा, लेकिन ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यों होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये 2 से 2.87 चला गया, यहाँ 2.55 चला गया है, ठीक है। लेंथेनम यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, तो ये वेरिएशन होता रहता है। स्टोइचियोमेट्रिक जरूरी नहीं है कि एक में एक हाइड्राइड का मॉलिक्यूल बना उसमें कुछ है, दूसरे में कुछ और हो सकती है, इसलिए इनको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्हें मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। अभी जो पॉइंट बताऊंगा ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे अब, ठीक है। अर्लियर मतलब पहले क्या होता था कि जो हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड्स थे, ठीक है, जैसे मान लो स्कैंडियम का है, SCH2 है, तो मेटेलिक हाइड्राइड्स में क्या होता है कि मेटल के अपने लैटिसेस होते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एक लैटिस दिख रहा होगा, जैसे NaCl का ऐसा लैटिस होता है, इसमें क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा,
कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे Na और Cl के, बीच में क्या है, स्पेस खाली है, ठीक है, उसको हम वॉइड्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। अगर मैं इसी को 2D पे रिप्रेजेंट करूं तो मान लो जैसे ये एक लैटिस है मेरे पास, ये रहा, 3 डायमेंशनल होता है ये, और याद रखना इस तरीके से जॉइंट है आपस में सब ना, ये थोड़ा सा आसान तरीका है समझने का, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बेटा स्पेस है ना, ये जो बीच में स्पेस है, इसे बोलते हैं वॉइड, ठीक है। अभी आप ऐसे ही समझ लो, बाकी आप डिटेल में 12th क्लास में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ोगे, शानदार तरीके से 3D समझाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की वीडियोस जाके देख लो क्लास 12th की, आपको वहां पे ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है, इससे मस्त होता है और देखने में भी मजा आता है, उसे पढ़ने में भी मजा आता है, वहां पे पूरा 3D मॉडल समझाया है, ठीक है। बस अभी फिलहाल समझ लो प्रॉपरली अरेंज्ड है, उनके बीच में जो एटम्स के बीच में जो गैप रह जाता है अरेंज्ड होने में, उसको हम वॉइड बोलते हैं। इसी वॉइड को इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, बीच में जो गैप रहेगा, इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्चुअली में क्या होता था, ये सब जगह तो मेटल बैठा हुआ है, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि भाई यहाँ तो सब जगह मेटल है, डी एंड एफ का कोई भी मेटल हो सकता है, मैंने यहाँ एम लिख दिया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 के एलिमेंट को छोड़ो क्योंकि वो हाइड्राइड फॉर्म ही नहीं करते हैं। हाइड्रोजन आएगा घूमता फिरता और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा घूमता फिरता और इन इंटरस्टिशियल पोजीशन में आके बैठ जाता है। अब मान लो ये लैटिस मेरा परफेक्ट, पहले जो मेटल का जो लैटिस था वो मान लो परफेक्ट क्यूब था, जैसे ही इसमें हाइड्रोजन आएगा इसमें कुछ डिस्टॉर्शन होगा, मतलब परफेक्ट क्यूब से हो सकता है थोड़ा सा क्यूब ऐसे पीछे की तरफ झुक जाए, टेढ़ा हो गया, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्शन हो जाता था, ये समझा जाता था पहले। लेकिन अभी रिसेंट स्टडी में क्या पता चला कि जब मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है, मेटल स्पेशली हम मेटलिक हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको भूल जाओ, आगे वाले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले नहीं, केवल डी एंड एफ की बात हो रही है, यहाँ पे मेटलिक हाइड्राइड्स के बारे में बात हो रही है। अगर इनमें से कोई किसी मेटल का लैटिस है, उसके अंदर वो हाइड्रोजन वहां पे रिएक्शन करने के लिए आता है, हाइड्राइड फॉर्म करने के लिए, तो पूरा लैटिस ही चेंज हो जाता है और इसकी शेप, मान लो पहले स्कैंडियम, ठीक है बेटा, वो कैसा लैटिस रखता है, HCP लैटिस रखता है, ठीक है, HCP लैटिस रखता है। अब क्या है, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जैसे ही उसके साथ हाइड्रोजन आया मिक्सअप होने के लिए, वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होगा हाइड्रोजन उसके मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में कि पूरा लैटिस ही डिफरेंट शेप रखेगा। अब वो ना HCP है ना BCC है, मतलब पहली वाली शेप से अब वो हट गया, ठीक है। तो मेटल की जो लैटिस की शेप है और उसके हाइड्राइड की जो लैटिस की शेप है टोटली डिफरेंट होंगी, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला पॉइंट लिखा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिख लो इसे, लिखा हुआ है, ठीक है। अर्लियर इट वाज थॉट दैट हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज वॉइड इन क्रिस्टल मेटल लैटिसेस एंड प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन इन मेटल लैटिसेस। अभी समझाया, डू नॉट चेंज इट्स टाइप, ठीक है, लैटिस की टाइप चेंज नहीं होती है, ठीक है। क्या होता था, सिंपल हाइड्रोजन लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठ जाएगा, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, यही अभी समझा रहा था। बट लेटर, ठीक है, अभी जस्ट, ठीक है, जो नई स्टडीज है वो क्या बोलती है कि NiPd, Ce और ये Ac, ठीक है, एक्टिनियम, इनके हाइड्राइड्स को छोड़ के जो और मेटल के हाइड्राइड्स हैं किसमें, D और F ब्लॉक के अंदर, उनकी जो हाइड्राइड का जो लैटिस रहेगा टोटली डिफरेंट रहेगा अपने मेटल के लैटिस की शेप से, ठीक है। आप ये बात याद रखोगे, समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बचता है इसका बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। मैं कुछ ट्रांजिशन मेटल लिख रहा हूं, जैसे Pd हुआ, ठीक है, एंड Pt, ये 2 ट्रांजिशन मेटल है बेटा, ठीक है। ये क्या है, ऐसे मान लो ये मेटल की सरफेस है, ये क्या है, अपने ऊपर हाइड्रोजन को ऐसे इस तरीके से एड्सॉर्ब कर लेते हैं, एड्सॉर्ब मतलब ऐसे सरफेस पे आके ये हाइड्रोजन ऐसे चिपक जाती है, गैस ना, डाई हाइड्रोजन ऐसे आके चिपक जाएगी, बात समझ में आ रही है। अब क्या, ये चिपक गई तो यहाँ पे मेटल का हाइड्राइड फॉर्म हो गया, ये मेटल का ही तो सरफेस है, ये Pd ने क्या किया, H को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया, एक तरीके से मॉलिक्यूल बन गया हाइड्राइड वाला। अब क्या है, यही रिएजेंट, ये इतना वाला पार्ट, ये कभी कभी यूज होता है रिडक्शन ऑफ दी मैनी ओलिफिन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करने के लिए, ठीक है, या कभी कभी कार्बोनिल दैट इज CO ग्रुप का रिडक्शन करने के लिए हम इस सरफेस को यूज करते हैं। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको डिटेल में पता चलेगा कैसे। जैसे मान लो
C डबल बॉन्ड C एल्कीन आता है इससे रिएक्शन करने के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। होता ये है कि इससे एक हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर बेटा क्या बना देता है, सिंगल बॉन्ड बना देता है। तो आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से CO का भी रिडक्शन H2 करता है, और किसकी मदद से कर रहा है, अपना कंपाउंड फॉर्म करके ट्रांजिशन मेटल के साथ। तो ये भी एक मेटेलिक हाइड्राइड की एप्लीकेशन हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर हार्ड, हैव मेटेलिक लस्टर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक लस्टर मतलब थोड़ा चमकदार होगा। जनरली हार्ड होते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है मेटल और मेटलिक हाइड्राइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट्स करेंगे क्योंकि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, और तुमको पता है ऐसे सीड जैसी बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं आराम से ऐसे, ठीक है, घूम रहे हैं। आप इधर कनेक्ट करोगे तार तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को यहां से दूसरे छोर पे लेके जाएंगे। देन हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब इलेक्ट्रॉन खाली ऐसे मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हमेशा ऐसे स्पिन करता हुआ मूव करता है, और जब वो हाफ स्पिन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। तो बेटा ये थे मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में। यहां पे आपका हाइड्राइड टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको पढ़ाएंगे वाटर। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।